यार एक बात बता, तू बायोमैकेनिक्स में इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर लेती है। मैं तो इस बुक को खोलती हूँ तो मुझे तो खोलते ही पसीना आने लग जाता है कि मैं इसको पढूं कैसे। कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे से तो ये हो ही नहीं पाता। अरे यार तू इतना परेशान मत हो, बायोमैकेनिक्स ना एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैं तेरे को कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ कि तू भी ना बायोमैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगी। अब जल्दी से ना इस वीडियो को पूरा देख लियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, अगर आप भी एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो और आप भी बायोमैकेनिक्स पढ़ने में बहुत स्ट्रगल करते हो, पढ़ पढ़ के थक चुके हो, पर फिर भी ना आपको समझ आता है और ना ही आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी बायोमैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बायोमैकेनिक्स के पेपर में ऐसा क्या लिख के आए कि अच्छे मार्क्स स्कोर हो, उससे पहले ये समझो कि आपके लिए बायोमैकेनिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नहीं भी पढ़ेंगे, काम चलाओ पढ़ के पेपर में लिखाएंगे तो भी क्या ही जा रहा है। तो देखो, बायोमैकेनिक्स जो है ना, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ना बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। उसके अलावा इंजरी कैसे होती हैं, उनके पीछे क्या ऑल्टर्ड मैकेनिक्स हो जाती है जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम समझते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर। और इसके अलावा उस इंजरी को ठीक करने के लिए आप उनको कुछ एक्सरसाइजेस देते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, तो उनके पीछे क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व रहती है वो भी आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू समझ आती है। तो देखो, तीनों फेजेस में इसका यूज़ होता है। सबसे पहले आप नॉर्मल पढ़ते हो, उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आप ऑल्टर्ड मैकेनिक्स पढ़ते हो कि इंजरी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई थी। फिर आप उस इंजरी को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइजेस बताते हो उस टाइम पे क्या मैकेनिक्स रहती है वो। तो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रट्टा लगा के इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे और जी बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये थ्योरी का है ही नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली अ प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट। तो इसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताने वाली हूँ जिसका यूज़ आप भी कर सकते हो। मैंने तो किया ही था, जिससे मेरे बायोमैकेनिक्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे और मैं हमेशा बायोमैकेनिक्स में टॉप करती थी। तो वही टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इनको ज़रूर फॉलो करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं। तो सबसे पहली जो टिप है मेरी, वो है मास्टर द बेसिक्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है ना, तो उसका आप शुरुआत कहाँ से करते हो, उसके बेसिक्स को क्लियर करके। अगर आप बायोमैकेनिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज सिंथिया नॉर्किन, ये बुक पढ़ते हो, तो इस बुक में जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिए, तो आपका जो सारा बेसिक्स है ना फॉर द बायोमैकेनिक्स, वो आपका सारा क्लियर हो जाता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि इस बुक के जो शुरू के 3 चैप्टर हैं ना, वो आप ज़रूर ज़रूर से अच्छे से पढ़ें। क्योंकि इससे आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे बायोमैकेनिक्स के, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पॉइंट जो आता है वो है फोकस ऑन अप्लाइड नॉलेज। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो बायोमैकेनिक्स है ना, वो कोई रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपने मगअप कर लिया अच्छे से और पेपर में आपने जाके लिख दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो घुमा फिरा के भी आ सकता है, यानी कि डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो लिवर है, लिवर सिस्टम एक टॉपिक है हमारे बायोमैकेनिक्स में, शुरू के 3 चैप्टर में ही आपको मिल जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का बायोमैकेनिक्स में। तो इसमें से ना देखो, 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द लिवर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विथ एग्जाम्पल। तो जी आपने तो पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, हाँ, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, फिर उनके एग्जाम्पल दे दिया आपने, तो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन लिवर सिस्टम का। अब देखो, घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है लिवर सिस्टम में से। मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक तुम्हारे पास पेशेंट आया है, उसके शोल्डर फ्लेक्सर्स में मसल वीकनेस है और मैंने आपको 1 kg का वेट की दिया है उसको एक्सरसाइजेस करवाने के लिए। अब आप यहाँ पे लिवरेज प्रिंसिपल या फिर लिवरेज का जो कंसेप्ट है वो लगाओ और मुझे ये एक्सप्लेन करो कि आप कैसे उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाओगे और कैसे आप प्रोग्रेशन करोगे फ्रॉम 1 kg वेट, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लिवर ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, इस क्वेश्चन में कितना घुमा दिया उन्होंने। उन्होंने आपको एक पेशेंट दे दिया और पूछा कि यहाँ पे लिवरेज का कॉन्सेप्ट बताओ। तो लिवरेज का कॉन्सेप्ट आपको कब समझ आएगा, जब आपने लिवर अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मैंने आपको लिवरेज का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, है ना। जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो देखने के बाद जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ सीधा सीधा आएगा, घुमा फिरा के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, तो पूरा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है पेपर में।
नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज यूज एंड इम्प्रूव योर डायग्राम स्किल्स। जब आप 11th-12th में भी साइंस ली होगी आपने और बायोलॉजी ली होगी तो वहाँ पे भी टीचर्स क्या कहते थे कि आप जितने हो सकते हैं उतने डायग्राम्स बना के आना, उतने नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट जो है वो लागू होता है। बायोमैकेनिक्स के पेपर में आप फ्री बॉडी टाइप डायग्राम्स जो होते हैं वो बना सकते हैं, जिससे कि जो आपके एग्जामिनर है या फिर जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि हाँ इस बच्चे को ये चीज़ आती है, और आपको ज़्यादा थ्योरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जो डायग्राम बना रहे हो वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और उसमें आपको अच्छे से डिटेलिंग करनी होती है। अब देखो, डायग्राम बनाने से आपका टाइम तो बचता ही है, आपको ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायग्राम क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, देखते ही समझ आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जहां मेरे को मौका मिलता था ना, वहां पे चाहे कैसा भी छोटा मोटा मैं ज़रूर डायग्राम बना के आती थी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ द स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग। अब देखो, जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना वो बहुत क्लियर कट एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी फालतू की उसमें आपको बात नहीं लिखनी है। अच्छा कुछ और है और अगर लिख कुछ और आ रहे होगे तो कोई सेंस नहीं है उस बात का। आपका जो आंसर है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में लिखिए। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो नोट्स को भी ना आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में बना के लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंकल जॉइंट की बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपने एक हेडिंग डाली एंकल जॉइंट एनाटमी, उसमें आपने ब्रीफ कर लिया कि एनाटमी में ये था। उसके बाद आप आ गए कि एंकल जॉइंट की मसल्स, तो मसल्स में ये हिस्सा आ गया। उसके बाद आप आ गए काइनेमैटिक्स ऑफ एंकल जॉइंट, इसकी एक्सेस कहाँ से जा रही है, वो कहाँ से जा रहा है। तो आप देख रहे हो एंकल जॉइंट में आपने कितने कितने सब डिविजन्स दे दिए, डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दे दी। तो इससे क्या रहता है, आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहता है, आप रिवाइज भी बहुत जल्दी कर लोगे, और अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हो, तो टीचर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट इज यूज क्लिनिकल एग्जाम्पल्स। अब देखो, जब भी आप एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ आपको जोड़ के एग्जाम्पल दे के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, क्रीप के बारे में, हाँ उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हाँ कि हमने विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक, तो इसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आप इसका रिलेशन टेंडन या फिर मसल के साथ रिलेट करके भी लिख सकते हो कि टेंडन कितना इलास्टिक है, कितनी विस्कोसिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर रिलेट करके लिखोगे तो आपको और भी बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। आपको मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में जो आपका एग्जामिनर है उसको ये भी पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी है इस चीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, इज स्टे अपडेटेड विद रीसेंट रिसर्चेस। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं ये हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि जो भी रिसर्च लेटेस्ट आ रही है उसका एक रेफरेंस आप ज़रूर अपने एग्जाम में लिख के आना। टीचर भैया बहुत ही इंप्रेस होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इसलिए गूगल पे जाओ, गूगल स्कॉलर वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, अपने जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में रीसेंट आर्टिकल निकालो, कोई भी एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल निकाल लो, उसको पढ़ो, उसका एक कंक्लूजन निकालो, और जहाँ आपने एंकल जॉइंट का पढ़ा, मान लो, तो जहां आपने एंकल जॉइंट के नोट्स बना रखे हैं वहीं पे वो पैराग्राफ लिख के उस ऑथर का और उस आर्टिकल का आप रेफरेंस दे देना, और वही सेम आप पेपर में लिख के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि आप सबको ही पता है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्कर 20 मार्कर से लेके 10 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना। तो कोई बच्चों को लगता है कि हम पहले बड़े वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, किन्हीं को लगता है कि हम शुरू से जो छोटे मार्क्स वाले हैं उनको अटेम्प्ट करें। बट मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि कुछ भी अटेम्प्ट करो आप, उससे पहले ये दिमाग लगाओ कि आपको सबसे अच्छा आंसर इसमें से किस क्वेश्चन का आता है। जिस भी क्वेश्चन का आपको सबसे अच्छा आंसर आता हो उसको आप सबसे पहले अटेंड करो, और उसके बाद आप जो बाकी जो आपको कम आते हैं वो पीछे पीछे अटेंड करते रहो। बट सबसे पहले स्टार्टिंग में आप वही अटेंड करो जो आपको सबसे अच्छा आता है, और सबसे अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर पाओगे। अपनी राइटिंग की स्पीड वगैरह भी उसी हिसाब से रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाना, तो इससे जो आपका टाइम है वो भी बचता है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेपर है वो छूटने से बच जाएगा। तो ये थे वो टोटल टिप्स बच्चों जो आपको फॉलो करने थे, जिससे आपको बायोमैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.